अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 2025 स्टार्ट हो चुका है। आप सबके लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित हो। आप सब जो वेट कर रहे हैं अपने प्यारों के पास जाने का, उनसे मिलने का, उनके साथ रहने का, तो आपका जल्दी से जल्द ये ख्वाहिश भी पूरी हो खैर के साथ। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि इसी तरह कवर किया जाए कि रिसेंटली कहाँ पे स्टैंड करती हैं मुख्तलिफ एम्बेसी, एक रिकैप किया जाए, एक ऑब्जर्वेशन ली जाए हमने इस साल में जिन केसेस को देखा होते हुए, जिन DQs को इंटरव्यू लेटर मिले और फिर उनमें से बहुत सारे इंटरव्यू लेटर्स इंटरव्यू जब लोगों के हुए तो मैंने भी कुछ लोगों की पर्सनली हेल्प की उनके केसेस को देखने के लिए, उनके इंटरव्यू को प्रेप कराने के लिए। उसमें भी मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है मिली इस साल में। तो मैंने सोचा नया साल जो शुरू हो रहा है उसमें पुराने साल की जो लर्निंग है उसको शामिल किया जाए, देखा जाए आगे के हमारे क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है अपने इंटरव्यूज़ में, अपने केसेस में, और कहाँ पे हमारे DQs जो है स्टैंड कर रहे हैं जिनको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो रहे हैं। तो इसी तरह की एक छोटी सी ये वीडियो है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामाबाद एम्बेसी इस वक्त DQs कौन से कवर कर रही है IR1 CR1 वीजा के केसेस में और F4 और F2A वीजा कैटेगरी के अंदर। तो उनसे वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। F2A कैटेगरी है जो कि ग्रीन कार्ड की कैटेगरी होती है, जो आपका स्पाउस आपको स्पॉन्सर करता है। PD है अक्टूबर 2020, DQ है सितंबर 2023 और इंटरव्यू की डेट इनको मिली है 26 फरवरी 2025। तो ये जो है वो मुझे कुछ लेटेस्ट F2A का पता चला था कि यहाँ पे इन लोगों को इंटरव्यू लेटर मिल रहे हैं इन डेट्स के अकॉर्डिंगली। तो आपकी भी टाइमलाइन आप इसके अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। F4 वीज़ा कैटेगरी जो कि सिबलिंग्स की वीज़ा कैटेगरी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम 15 to 17 ईयर्स होता है हम जो देखते हैं, जिसमें लोगों का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। F4 वीज़ा कैटेगरी के अंदर DQ है सितंबर 14 2023, PD है जुलाई 2006 और इंटरव्यू की डेट है फरवरी 26 2025। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके DQs हो चुके हैं कि आपको इंटरव्यू लेटर अंदाजन कब तक मिलेगा। अब बात करते हैं IR1 CR1 वीज़ा का केस जो कि US सिटीजन स्पॉन्सर करता है अपने स्पाउस को। इनके अंदर क्या DQ चल रहे हैं, तो DQ है नवंबर 6 2023, इंटरव्यू की डेट है फरवरी 11 2025। तो जो IR1 है वो इस वक्त नवंबर और मिड नवंबर को जो है वो कवर कर रहा है। जाहिर है ये सिर्फ 3 मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे केसेस दिए हैं, बहुत सारे और लोगों को इंटरव्यू लेटर इन डेट्स के अराउंड मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं और जनवरी फरवरी तक उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऑब्जर्वेशंस की। जो आपको पता है कि मैं कुछ जैसे प्राइवेटली कंसल्टेशन भी करती हूँ, वीज़ा इंटरव्यू प्रेप कोचिंग करती हूँ कुछ लोगों की जो अगर मेरे साथ सेशन लेना चाहते हैं जिसमें हम उनको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो जब हम उन लोगों से बात करते हैं और जब उनके केसेस को देखते हैं और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और फिर हमें पता चलता है कि जी उनका इंटरव्यू कैसा रहा, उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं कि जी ये गलतियां हमें नहीं करनी है या ये गलतियां हमने कर दी या ये चीज़ ऑफिसर जो है वो पूछता है। उनमें से कुछ 3-4 चीज़ें मैंने अपने पास नोट डाउन की हैं, उनको मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करती हूँ। एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हमने नोटिस की वो ये कि कोई एक डॉक्यूमेंट उनके पास ओरिजिनल नहीं था, फोटोकॉपी लेके चले गए थे। स्पेशली अगर आपका मैरिज हो, मैरिज का डॉक्यूमेंट हो, यानी निकाहनामा हो गया, उर्दू ट्रांसलेशन हो गई या मैं नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा भी जो एप्लीकेंट होता है उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट
काउंसलर ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ओरिजिनल लाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि स्कैन्ड और फोटो कॉपीज़ वो आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब से आपने I-130 फिल किया है तब से आप उन्हें बेसिकली कॉपीज़ ही भेज रहे हैं। तो दिस इज़ द वन टाइम जहाँ पे वो चाहेंगे कि वो क्रॉस चेक करें और देखें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मौजूद हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि ऑफिसर आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन ये भी आपको नहीं पता कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा और कौन सा नहीं मांगेगा। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने शुरू से लेके अब तक सबमिट कराया हो उसको घर पे छोड़ के जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको सिंपली 221G मिल जाएगा। आपके पास सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, स्पेशली जो एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और स्पेशली जो मैरिज के डॉक्यूमेंट होते हैं। एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए, निकाह के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। तो इस चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है हम नोटिस करते हैं वो ये कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पिटिशनर ने आपको स्पॉन्सर किया है, पेरेंट्स के केसेस में भी हो सकता है और ये स्पाउस के केस में भी हो सकता है, तो जो काउंसलर ऑफिसर होता है या यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो पिटिशनर होगा वो यूएस के अंदर मौजूद होगा। उसका डोमिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका केस अप्रूव होने में। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आपका इंटरव्यू है तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के पास पाकिस्तान में ही रह रही है, या जो वहाँ पे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया है वो अपनी जॉब के सिलसिले में या किसी भी और सिलसिले में मुल्क से बाहर है, यूएस में मौजूद नहीं है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो मैं बस आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये चीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। जब ऑफिसर आपसे पूछता है कि जिसने आपको पिटिशनर किया है वो राइट नाउ कहाँ है, वो इस वक्त उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और जब आप कहते हैं कि वो कंट्री के अंदर ही नहीं है तो उनको फिर बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं कंफर्म करने के लिए। वाइफ और हस्बैंड जो अगर पिटिशनर हो और वो पाकिस्तान में आके अपने स्पाउस के साथ रह रहे हो और उस वक्त वो ऑन जॉब नहीं हो, तो ये बहुत सारे सवालात क्रिएट करता है कि अच्छा क्या वो अपने जिसको बुला रहे हैं उसको स्पॉन्सर कर सकेंगे, क्या उनका I-864 वैलिड होगा कि वो उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। यूएस के इमिग्रेशन केसेस में जब आप बताते हैं कि मैं एक शख्स की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा वहाँ के, तो आपका डोमिसाइल यूएस का होना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके सिलसिले में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर हैं भी तो एटलीस्ट जब इंटरव्यू हो आपके एप्लीकेंट का तो आप प्लीज़ यूएस चले जाएं, वहाँ पे फ़्लाइट लेके चले जाएं। अगर आप उस वक्त वहाँ मौजूद होंगे तो ये आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचाएगा। अच्छा, अगर आप उस वक्त मौजूद नहीं हो सकते तो भी आपको 2 डॉक्यूमेंट जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं कि उनको समझाने में कि ये बाहर हैं, ये वापस आ जाएंगे पिटिशनर। वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं कि आप प्रूफ दें आपकी वहाँ पे हाउस ओनरशिप है, आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपकी इंश्योरेंसेज हैं, आपकी कोई कार लीज है, इस तरह की कोई चीज़ दिखाएं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव दैट यू हैव एन एक्टिव डोमिसाइल इन यूएस। और इसके साथ साथ आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं जो कि आपका इंटेंडेड रिटर्न टू यूएस दिखाए, यानी कि आप किसी मकसद के तहत मुल्क से बाहर हैं इस वक्त और आप इस डेट तक पक्का वापस आ जाएंगे, आपकी इंटेंशन है कि आप यूएस वापस आ जाएंगे, ताकि उनको ये लगे कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे एंड यू विल बी प्रेजेंट इन यूएस इन दिस टाइम। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बेसिकली मेन एस्पेक्ट यही है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप बेसिकली फैमिली यूनिफिकेशन को चाह रहे होते हैं कि जी हम फैमिली हैं, हम साथ में रहेंगे, मियाँ बीवी हैं या माँ बेटा है, माँ बेटी हैं, वो साथ रहना चाह रहे हैं। अब अगर एक इंसान जिसने पिटिशन किया है वो यूएस में मौजूद ही नहीं है तो आप ऑफिसर को कैसे कन्विंस करेंगे कि जी हम तो फैमिली के साथ रहने के लिए वहां पे जा रहे हैं। बीवी है तो वो शौहर के पास जा रही है, तो अगर वो पाकिस्तान में ऑलरेडी रह रही है तो वो कहेंगे फिर आपको क्या जरूरत है वहां पे जाने के लिए, क्योंकि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को यही बताते हैं कि जी मेरा स्पाउस मुझसे दूर है, हम दोनों साथ में लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, या मेरी मदर या फादर मुझसे दूर है तो मैं उनके साथ में वहां पे उन्हें बुला रहा हूँ, वो मेरे साथ रहेंगे। तो अगर आप वहां पे मौजूद नहीं होंगे तो ये आपका पॉइंट को रॉन्ग प्रूफ करेगा कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो एक साथ रहे। तो इस चीज़ को समझने के लिए डोमिसाइल का बहुत ख्याल रखें, जो डॉक्यूमेंट्स उसको हेल्प कर सकते हैं उनको प्रिपेयर करें और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कोशिश करें दैट यू आर प्रेजेंट इन यूएस, जो कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कम कर देगा एटलीस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि फाइनेंशियल स्पॉन्सर की जो इन्फो है वो अगर क्लियर नहीं होती है,
लेटेस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उसकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, जो उसकी मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी होती है, जैसे कि यूएस की जो प्रॉपर गाइडलाइन है कि पॉवर्टी लाइन से कितनी आपकी अकॉर्डिंगली सैलरी होनी चाहिए अगर आपको किसी को स्पॉन्सर करना है, तो आपको पहले से ख्याल रखना चाहिए कि ये तमाम गाइडलाइंस जो है वो आप मीट करते हो जब आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 221G फॉर्म मिलने की वजह होती ही सिर्फ क्या है कि उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं। अक्सर लोगों को एक जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता इस चीज़ का, और वो अपने एक स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जाते हैं तो ऑफिसर बताता है कि नहीं, आपकी तो सैलरी इतनी है ही नहीं कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सकें, यू नीड वन मोर स्पॉन्सर। तो ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है कि जिसका अगर हम पहले से ख्याल कर लें तो ये हमें आइंदा आने वाले वक्त में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको आया जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत है या नहीं है, और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास आपके अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका लेटेस्ट टैक्स रिटर्न है, आपकी लेटेस्ट W2s हैं, आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स हैं। आपने जो 3 साल पहले I-130 के टाइम पे फिल किया था सिर्फ वो इनफ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 2.5 साल के अरसे में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उनको आपकी लेटेस्ट सैलरी देखनी है, लेटेस्ट आपके टैक्स रिटर्न्स देखने हैं। और इसके जो एविडेंस है कि ये वाकई मांगते हैं वो ये कि जब आपका इंटरव्यू लेटर आता है तो उस पर भी लिखा होता है व्हाट टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू, और उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ ब्रिंग योर अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू द इंटरव्यू। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इस गलती को अवॉइड करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये एक और पॉइंट है जो हमने नोटिस करा है और मैं आपको बता रही हूँ, वो ये कि मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ इस बात पे और हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अपने इंटरव्यू से 2 वीक्स पहले आप CAC के पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, यानी अपने अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपनी मैरिज की फ़ोटोज़ जो होती हैं, अपने चैट लॉग्स होते हैं, अपने वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट, अपने ट्रैवल हिस्ट्री की चीज़ें। मतलब मैं कहती हूँ कि इससे आपको हेल्प होती है। मैंने अपने केस में देखा था और बहुत सारे आगे केसेस में भी देखा कि इसमें हेल्प होती है। लेकिन रिसेंटली मैंने 1-2 दफ़ा नोटिस किया है कि लोगों के केस बगैर इसे अपलोड किए भी आराम से अप्रूव हो गए। मतलब कुछ लोगों ने अपलोड नहीं किए कोई भी डॉक्यूमेंट CAC के पोर्टल पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो लेके भी नहीं गए। लेके लाजमी जाना है, अपडेटेड चीज़ें सारी आपको इंटरव्यू के दिन लेके जानी है। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि चॉइस है होती है आपके पास कि आप CAC के पोर्टल पे अपलोड करें या नहीं करें, इट्स अप टू यू। तो वो आपके पास चॉइस है और वो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी भी फिर भी खुद से पर्सनली रेकमेंड करती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो लोग नहीं अपलोड कर रहे या जिनका इरादा नहीं है या जिन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें अपलोड नहीं करने, तो वो ये नहीं समझें कि इसके अपलोड ना करने से उनके केस को प्रॉब्लम होगी। ये नहीं होता। तो आप अपने देख के अपनी आसानी के हिसाब से और अपने खुद डिसीजन लीजिए कि आया यू वांट टू अपलोड इट और यू डोंट वांट टू अपलोड इट। एक चीज़ इसके साथ साथ एक और पॉइंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अक्सर लोगों के केसेस में हमने देखा कि इंटरव्यू से 2-3 वीक्स पहले जब ऑफिसर जो है वो यकीनन आपकी फ़ाइल देखता होगा या देखता होगा कि इन कमिंग 2 वीक्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम फॉर द इंटरव्यू, तो उन्होंने खुद मैसेज किया CAC के पोर्टल में, इनबॉक्स में जाके मैसेज देखा गया जिस पे लिखा था कि प्लीज़ अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। अगर आपको CAC के पोर्टल पे ऐसा कोई भी इनबॉक्स में मैसेज आता है, मतलब ऑफ इंटरव्यू अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो काइंडली अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट। वो लाजमी अपलोड करना, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, वो आपको खुद भेजा गया US अथॉरिटीज़ की तरफ से कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। अपने इंटरव्यू से पहले अपना CAC का पोर्टल जाके रेगुलरली चेक करें, उसका इनबॉक्स चेक करें और देखें कि कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं है। खुद से पर्सनली CAC के पोर्टल पे अपलोड करना इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। उसका ख्याल रखें, आप चाहते हैं तो अपलोड करें, आप नहीं चाहते तो नहीं अपलोड करें। लेकिन इंटरव्यू के दिन डॉक्यूमेंट्स ले जाने में कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें लेके जानी है। चैट लॉग्स भी लेके जाने हैं, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, ट्रैवल हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, हर चीज़ लेके जानी है, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि
स्पाउस वीज़ा का केस है, हमारे पिटिशनर का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, एफआरसी चाहिए या नहीं चाहिए। स्पाउस वीज़ा के केसेस में आपको एफआरसी नहीं रिक्वायर्ड होता और आपको पिटिशनर का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं रिक्वायर्ड होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ एक्सेप्शंस हो, कहीं आपका रिक्वायर्ड हुआ, आपको कोई चीज़ प्रूव करनी हो, वो अलग बात है। इन जनरल ये रिक्वायरमेंट नहीं है स्पाउस वीज़ा के केसेस में। तो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए। अच्छा, अब ये हो गई कुछ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम लास्ट ईयर 2024। अब बात करते हैं 2025 की। छोटा सा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि आप सबको मालूम है कि यूएस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने वाली है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से चेंज होके अब अथॉरिटीज़ जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करेंगी। जनवरी 21 इज़ द डे जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर अच्छा, और आपको एक बात भी पता है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इमिग्रेशन और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम उसको इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं तस्वुर करते हैं, है ना। तो मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोगों का प्लान में है फाइल करना कोई से भी केसेस, विजिट वीज़ा का केस, इमिग्रेशन का केस, स्पाउस वीज़ा है, पेरेंट्स का वीज़ा है, तो कोशिश करें कि जनवरी 21 से पहले उसको अप्लाई कर दें। बहुत अच्छा होता है कि चीज़ें इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई हो जाएं ताकि आप इन लाइन आ जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आइंदा आने वाले वक्त में इमिग्रेशन के प्रोसेस नहीं होंगे, रुक जाएंगे, लेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक अपना इन जनरल ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बता रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि अगर आपको फाइल ही करने हैं और कुछ ही दिनों का फ़र्क है तो इट्स बेटर कि आप अभी जनवरी 21 से पहले पहले अपने केसेस को फाइल कर दें। तो मेरे ख्याल से इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें थी जिनको मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। कुछ चीज़ें थी जो लर्निंग हमने 2024 से ली, कुछ आगे के प्लान्स थे जो कि 2025 में हम देखेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँ। इस दफ़ा बहुत लंबा ब्रेक हो गया और जाहिर है उस लंबे ब्रेक के बाद वापस से कैचअप करना है चीज़ों को, लेकिन स्टे फोकस, स्टे ट्यून्ड बहुत सारी वीडियोस के साथ साथ। और अगर आप मेरे इंटरव्यू प्रेप सेशन से शामिल होना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।